हेलो दोस्तों, सौर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी जीके जीएस की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। उसी के महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आगामी आने वाली परीक्षाएं हैं, एमपीपीएससी, रेलवे, सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। इसके अलावा हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर की महत्वपूर्ण क्लासेस पड़ी हुई हैं। यदि नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का जो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी श्रेणी भारत के दक्षिणी और उत्तरी भागों को अलग करती है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी है जो भारत के दक्षिण और उत्तरी भागों को अलग करती है? ऑप्शन में देखें, अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी, सतपुरा पर्वत श्रेणी और नीलगिरी पर्वत श्रेणी। तो कौन सी पर्वत श्रेणी है? ये विंध्य पर्वतमाला है। विंध्य पर्वत श्रेणी है जो भारत के दक्षिणी भाग को और उत्तरी भाग को अलग करती है। मैप में देख लेते हैं इसको। ये विंध्य पर्वत श्रृंखला है जो भारत के उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग को अलग करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी है जो सीमा रेखा का कार्य करती है? यहां पे ऑप्शन में देखें, सरयू नदी, रामगंगा नदी, काली नदी और पिंडार नदी। तो कौन सी नदी है? ये काली नदी है। काली नदी है भारत और नेपाल के मध्य सीमा रेखा का बनाती है, सीमा रेखा का कार्य करती है। काली नदी है भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है और इसकी जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है वो खुली हुई है। इसमें मुख्य रूप से हिमालयी भूभाग और सिंधु गंगा का मैदान आता है। कौन सा क्या भूभाग आता है? हिमालयी भूभाग और सिंधु गंगा का मैदान इसमें सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है। भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? यहां पे ऑप्शन में देखें, 10 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल, पाक जल संधि, 9 डिग्री चैनल। तो कौन सी जल संधि अलग करती है? तो ये पाक जल संधि, पाक स्टेट जो है ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है, अलग करने वाली जल संधि है। डिटेल देख लेते हैं। पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका का मन्नार जिला है उसके मध्य स्थित है। इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, रॉबर्ट पाक। ये नाम भी याद रखिए यदि ये पूछा जाए, रॉबर्ट पाक के नाम से भी जानते हैं। और जल संधि क्या होती है? ये दो बड़े पानी के निकाय को मिलाने वाला एक चैनल होता है। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? इनमें से ऑप्शन में देखें, कान्हा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क या मानस नेशनल पार्क। कौन सा है? ये हेमिस नेशनल पार्क है। ये लद्दाख वाले क्षेत्र में है हेमिस नेशनल पार्क, जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहला नेशनल पार्क की बात कर लें तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम पर यह स्थापित किया गया था। कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे बड़ा की बात करें जो प्रश्न में पूछा गया है, हेमिस नेशनल पार्क है। यह हिम तेंदुए के लिए संरक्षित है। और सबसे छोटे की बात करें तो साउथ बटन है। यह कहां पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इसको भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, अरावली और विंध्य के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अरावली और विंध्य पर्वत के मध्य मालवा का पठार स्थित है। कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। इसको मैप में समझ लेते हैं। ये अरावली पर्वत श्रृंखला है और ये विंध्य पर्वत श्रृंखला है। इसके मध्य वाला जो भाग है, ये वाला भाग है, ये कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। मालवा का पठार जो है उत्तर मध्य भारत का पठारी क्षेत्र है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो उत्तर में मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड उपभूमि, पूर्व और दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला और पश्चिम में गुजरात के मैदानों से घिरा हुआ है। और कर्क रेखा भी इसके मध्य से ही, मालवा के पठार से ही गुजरती है। तो इस तत्व को भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, भारत के भौगोलिक स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाए जाते हैं? जो भौगोलिक स्थलाकृतिक मानचित्र है वो किस संगठन द्वारा बनाए जाते हैं? भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा भौगोलिक स्थलाकृतिक मानचित्र बनाए जाते हैं। डिटेल देख लेते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत में नक्शा बनाने वाली और सर्वेक्षण करने वाली ये कौन सी है? केंद्रीय एजेंसी है।
इसके गठन की बात करें तो 1767 में 1767 में इसका गठन हुआ था। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को संगठित करने हेतु तो इसका गठन किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, इन फैक्ट को याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारतीय उत्पाद था जिसे सुरक्षित भौगोलिक चिन्ह ज्योग्राफिकल इंडिकेटर प्राप्त हुआ है? कौन सा ऐसा भारतीय उत्पाद है जिसे भौगोलिक चिन्ह, पहला भौगोलिक चिन्ह प्राप्त हुआ है? कौन सा है? बासमती चावल, मालाबार कॉफी, दार्जिलिंग चाय या भारतीय रबड़? तो इनमें से कौन सा है? ये दार्जिलिंग चाय है। दार्जिलिंग चाय है जिसको जीआई टैग मिला था, और ये कब मिला था? 2004 में मिला था। इसका फैक्ट देख लीजिए, दार्जिलिंग चाय 2004 में भौगोलिक संकेतक टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद था। जीआई टैग क्या होता है? यह एक संकेतक होता है जिसका उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पैदा होने वाले सामानों को पहचान प्रदान करने के लिए ये मुख्य रूप से दिया जाता है, जीआई टैग। इसमें मुख्य रूप से कृषि उत्पाद भी हो सकते हैं, प्राकृतिक या मानव निर्मित उत्पाद हो सकते हैं, हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान भी इसमें हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? वो कौन सा स्थान है जहां पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तीनों सागर मिलते हैं। कौन सी जगह है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइलम या रामेश्वरम? तो कौन सी जगह है? ये कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। त्रिवेणी संगम है। कन्याकुमारी के तीनों समुद्र, कन्याकुमारी में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, ये तीनों का मिलन होता है, और इस स्थान को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी पहले कैमोरन के नाम से जाना जाता था, और इसी स्थान पर विवेकानंद मेमोरियल जो है वो भी स्थित है। तो इसको भी याद रखिए, ये विवेकानंद मेमोरियल है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 किस नगर से होकर गुजरती है? ये जो भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा है, ये किस नगर से होकर गुजरती है? यहां पे ऑप्शन में देखें, नागपुर, दिल्ली, पटना या प्रयागराज। ये जब प्रश्न पूछा गया था तो यहां पे इलाहाबाद ऑप्शन में था, अभी इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ये किस नगर से होकर गुजरता है? तो ये प्रयागराज से होकर गुजरता है। किस नगर से? प्रयागराज से। ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, जो ये प्रयागराज के पास मिर्जापुर नामक जगह है, वहां से होकर गुजरता है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से होकर गुजरता है। और उत्तर प्रदेश की यह रेखा इलाहाबाद के नजदीक मिर्जापुर जिले के पास से गुजरता है। यही मानक मेरिडियन से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या आईएसटी निर्धारित किया जाता है, तो यह भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा पूछा गया है जो भारत के साथ शेयर करता है, कौन से देश की है? ऑप्शन में देखें, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो कौन से देश की सीमा सबसे ज्यादा भारत के साथ शेयर होती है? ये बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद चीन, और यदि सबसे कम की बात करें तो अफगानिस्तान। ये फैक्ट भी याद रखिए। यदि सबसे कम स्थलीय सीमा की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ शेयर होती है, और यदि सबसे ज्यादा की बात करें तो बांग्लादेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? ये जो पीपली घाट दर्रा है, ये कौन से पर्वतीय भाग में स्थित है? किसका भाग है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल घाट या अरावली पर्वत श्रृंखला? तो किसमें स्थित है? ये अरावली पर्वत श्रृंखला। किसमें स्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखला में पीपली घाट दर्रा स्थित है। डिटेल देख लेते हैं। पीपली दर्रा जो है ये अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिमी भाग में स्थित राजस्थान, इसके अलावा गुजरात से शुरू होती है राजस्थान और दिल्ली तक पर्वत श्रृंखला जाती है। और इसकी लगभग लंबाई की बात करें गुजरात से दिल्ली की, तो ये लगभग 800 किलोमीटर है। और इस पर्वत श्रृंखला में ही माउंट अबू पर्वत शिखर स्थित है। तो ये भी पूछा जा सकता है, माउंट अबू पर्वत श्रृंखला कहां पे स्थित है? तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें श्रीहरिकोटा स्थित है? कौन सा राज्य है जहां पे श्रीहरिकोटा स्थित है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो कौन से राज्य में स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा कहां पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। श्रीहरिकोटा भारत के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश के तट पर बसा एक द्वीप है। भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के रूप में जाना जाता है, यह भी स्थित है। और श्रीहरिकोटा में ही पुलिकट झील के निकट इसरो का प्रमुख केंद्र है। तो इस तरह से ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा आरक्षित जैवमंडल या बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? सबसे बड़ा जैव आरक्षित जैवमंडल पूछा गया है या बायोस्फीयर रिजर्व पूछा गया है। यहां पे ऑप्शन में देखें, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, कच्छ का रण गुजरात या दिब्रू सैखोवा असम। तो कौन सा है? कच्छ का रण गुजरात। कच्छ का रण गुजरात जो है ये भारत का सबसे बड़ा आरक्षित जैवमंडल है। और यदि छोटे की बात करें तो डिब्रू सैखोवा ये छोटा है। सबसे छोटा कौन सा है? डिब्रू सैखोवा आसाम में स्थित है। और सबसे बड़े की बात करें तो कच्छ का रण गुजरात में है। डिटेल देख लेते हैं। सबसे बड़ा आरक्षित जैवमंडल कौन सा है? कच्छ का रण गुजरात। सबसे छोटे की बात करें तो डिब्रू सैखोवा। और सबसे पहला आरक्षित जैवमंडल कौन सा है? तो वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन सा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। याद रखिए, तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था? प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण कौन सी नदी पर हुआ था? भाखड़ा नांगल नदी घाटी, कावेरी नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी या कोयना नदी घाटी। तो कौन सी है? ये दामोदर नदी घाटी भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। डिटेल देख लेते हैं। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन थी? कहां, किस नदी पर बनी है? तो ये दामोदर नदी पर बनी है। दामोदर नदी घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है। स्थापित कब हुई? ये 7 जुलाई 1948। ये डेट याद रखिए, 7 जुलाई 1948 को स्थापित हुई। और उद्देश्य क्या था? पश्चिम बंगाल और बिहार के लोगों को पन बिजली की आपूर्ति को पूरी करना और बाढ़ को प्रभावी ढंग से रोकना। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना है। तो यदि प्रथम पूछा जाए तो कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। और सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पूछा जाए तो भाखड़ा नांगल परियोजना। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे जैव विविधता का पिता कहा जाता है? जैव विविधता का पिता, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसे कहा जाता है? ऑप्शन में देखें, सीवी रमन, हरिगोविंद खुराना, ई.ओ. विल्सन, अर्नेस्ट हैकेल। तो किसे कहा जाता है? ई.ओ. विल्सन को। ये ई.ओ. विल्सन हैं जिन्हें जैव विविधता का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। ई.ओ. विल्सन को जैव विविधता का जनक कहा जाता है। जैव विविधता, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये इंपॉर्टेंट दिवस है। ये 22 मई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इंपॉर्टेंट डे है, इसको याद रखिए। 22 मई को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारत की बात करें तो डॉक्टर रामदेव मिश्र को भारत में पारिस्थितिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। किन्हें भारत के पारिस्थितिकी के पिता के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर रामदेव मिश्रा। तो ये फैक्ट भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात किया है, इसमें सबसे ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? ऑप्शन में देखें, माउंट थ्रिलर, माउंट दियाबालो, माउंट कोयल या सैडल पीक। तो कौन सी है? ये सैडल पीक है। माउंट एवरेस्ट, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। याद रखिए, सैडल पीक की ऊंचाई कितनी है? तो 732 मीटर है। और ये सैडल पीक नेशनल पार्क के बीचों बीच ये घिरा हुआ स्थित है, जो सबसे उच्चतम बिंदु है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? यह पूछा गया है, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कौन सा है जो सौर ऊर्जा से संचालित होता है? कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा,
दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कंसाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो कौन सा है? ये कोचीन। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का पहला हवाई अड्डा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। डिटेल देख लेते हैं। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित अड्डा बन गया है और ये कहां पे है? ये केरल के कोची शहर में स्थित है। ये दोनों फैक्ट याद रखिए। अगला प्रश्न है, डंकन पास कहां अवस्थित है? डंकन पास कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरी अंडमान या कोको द्वीप में, दक्षिणी अंडमान या मध्य अंडमान में, दक्षिणी अंडमान या लिटिल अंडमान में, उत्तरी अंडमान या मध्य अंडमान में? तो कहां पे स्थित है? ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है डंकन पास। कहां पे? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य। डिटेल देख लेते हैं। डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। डंकन दर्रा हिंद महासागर में स्थित एक जल संधि है और यह लगभग 48 किलोमीटर चौड़ा है। कितने किलोमीटर चौड़ा है? 48 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें द्वीप समूहों की संख्या लगभग 572 है। 572 छोटे छोटे द्वीप हैं। राजधानी क्या है इसकी? तो पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान को भारत में झीलों का जिला के रूप में जाना जाता है? कौन सा स्थान है जिसमें भारत में झीलों का जिला? लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया के रूप में यह नाम से किसे जाना जाता है? नैनीताल, भोपाल, श्रीनगर, वाराणसी? तो किसे जाना जाता है? ये नैनीताल, उत्तराखंड में स्थित नैनीताल है जिसे भारत में झीलों का जिला या लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बोला जाता है या माना जाता है। सुंदर झीलों और प्राकृतिक प्रदेशों से परिपूर्ण नैनीताल को भारत का झील जिला कहा जाता है। नैनीताल ये एक हिल स्टेशन है। कहां पे स्थित है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कश्मीर में झीलों के भंडार करेवा किस लिए जाने जाते हैं? कश्मीर में जो झीलों के भंडार हैं करेवा के नाम से जाना जाता है और वो किस लिए फेमस है? केसर की खेती के लिए, सीढ़ी नुमा खेती के लिए, सेब के बगीचे के लिए या झूम खेती के लिए? तो किस लिए प्रसिद्ध हैं? ये केसर की खेती के लिए जाने जाते हैं। किस लिए? केसर की खेती के लिए जाने जाते हैं करेवा। जम्मू कश्मीर भारत का प्रमुख केसर उत्पादक राज्य भी है और कश्मीर केसर की मुख्य किस्में जो हैं वो लच्छा, मोगरा, जारदा इत्यादि ये केसर की किस्में हैं, तो इसको भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा स्थान व दक्षिणी भारत का सबसे ऊंचा बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? ये पश्चिमी घाट का भी सबसे ऊंचा स्थान है और दक्षिण भारत का भी सबसे ऊंचा बिंदु है। कौन सा है? अनायमुड़ी केरल, कारमेंडम पहाड़ियां केरल, अगस्त्यामाला केरल या सह्याद्री पर्वतमाला? तो कौन सी है? ये अनायमुड़ी। अनायमुड़ी जो है ये केरल में स्थित है और ये पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत दोनों की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यदि दक्षिण भारत की बात करें तो ये अनायमुड़ी पर्वत श्रृंखला केरल में स्थित है, ये सबसे ऊंचा बिंदु है। ये दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा स्थान है और यदि उसकी ऊंचाई की बात करें समुद्र तल से तो 2695 मीटर है। कितनी ऊंचाई है इसकी समुद्र तल से? 2695 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या दर नकारात्मक रही थी? भारत की जनसंख्या दर किस दशक में नकारात्मक रही, ये पूछा गया है। 1901 से 11 के बीच में, 11 से 21 के बीच में, 21 से 31 के बीच में या 31 से 41 के बीच में? तो 1911 से लेकर 1921 के बीच में जो जनसंख्या दर रही है वो स्थिर रही है और यही दशक जो है ये भारत की जनसंख्या दर की नकारात्मक रही है। डिटेल देख लेते हैं। 1901 से 1911 का दशक जो है भारत की जनसंख्या दर यहाँ पे इस दशक में काफी स्थिर रही है और यही कारण है कि 1911 से 21 के बीच में जनसंख्या दर क्या रही है? नकारात्मक बनी रही है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना किस राज्य में स्थित है? सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? कुंचिकल झरना है और ये किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में? तो कहां पे स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। कुंचिकल झरना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है।
कुंचिकल झरना कर्नाटक के शिमोगा जिले में, कौन सा जिले में? शिमोगा जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1498 मीटर, 1493 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी व लंबी सड़कों में से एक है। यह किन देशों के मध्य से होकर गुजरती है? ये ग्रांड ट्रंक रोड किन किन देशों के मध्य होकर गुजरती है? भारत बांग्लादेश के, भारत और पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश, या भारत और भूटान? तो किन देशों के मध्य? ये भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के मध्य। किन किन देशों के मध्य गुजरती है? ये भारत पाकिस्तान और बांग्लादेशों के मध्य। डिटेल देख लेते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो ये शेरशाह सूरी द्वारा कराया गया था। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है और ये बांग्लादेश के चटगांव, ये नाम भी याद रखिए, बांग्लादेश के चटगांव से शुरू होकर ये हावड़ा, दिल्ली और अमृतसर से होता हुआ ये पाकिस्तान के लाहौर और पेशेवर तक जाता है। कहां तक? लाहौर और पेशेवर तक जाता है। बांग्लादेश के चटगांव से शुरू होकर लाहौर और पेशेवर तक जाता है। ये आज का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस नदी द्वीप को भारत का पहला द्वीप जिला घोषित किया है? कौन सा नदी द्वीप है जिसको भारत का पहला द्वीप जिला घोषित किया है? कौन सा है? बंजर द्वीप, छोटा अंडमान द्वीप, उमानंद द्वीप, या माजुली द्वीप? कौन सा द्वीप है? ये माजुली द्वीप है। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप। डिटेल देख लेते हैं इसकी। माजुली द्वीप जो है ये हाल में ही दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और यहां पे भारत का पहला द्वीप जिला घोषित किया गया है। किसे? माजुली द्वीप को। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित माजुली द्वीप ब्राजील के मराजो द्वीप को विस्थापित कर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बन गया है। इसके पहले कौन था? ब्राजील का मराजो द्वीप। अभी कौन सा है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप? माजुली द्वीप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इस तरह से आज की हमारी क्लास यहीं से पे समाप्त होती है। इसी तरह के क्लास टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज हम क्लास लेके फिर से आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।